बहू बनी शेरनी। मीरा सोसाइटी में नई नई रहने आई थी। एक रोज उसकी पड़ोसन कहती है, हाय, मेरा नाम तमन्ना है, मैं पास के घर में रहती हूँ। आप नई आई हैं तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, चाय तो मैं साथ लाई हूँ। सोचा आपने अभी अपना किचन सेट किया होगा कि भी नहीं। ये तो अच्छा किया, सच बहुत मन था चाय पीने का। ये मेरे हाथ के नमकीन खाइए। मीरा और तमन्ना में दोस्ती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक दिन दोनों पार्क में घूम रही थी कि एक लड़की मीरा को देखकर कहती है, कैसे रंग की साड़ी पहनी है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से चटक रंग, कितनी गवार दिख रही है ना ये पीली साड़ी वाली। हाँ, और बाल भी कैसे उड़े उड़े हैं। तमन्ना को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो उसके उड़े हैं ना, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है? और रहा सवाल साड़ी के रंग का, तो जरा फैशन सेंस ऑन करो। इस समर ये रंग ऑन फैशन है, समझी? वो दोनों लड़कियां तमन्ना से लड़ने आ जाती हैं कि अरे छोड़ ना, जी रहने दीजिए। हाँ, सही कह रही हैं, खराबी तो है मेरे बाल और साड़ी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे क्यों इतना स्वीट बनती है तू सबसे? हर किसी को जवाब दिया करना। अरे क्या करना है, वो बुरा बोल रहे हैं तो अपना मुंह भी खराब कर ले क्या? ऐसा नहीं होता है, किसी की बुरी बात सुनने का मतलब है कि वो लोग सही बोल रहे थे। अरे किसी के बोलने से क्या होता है, हम क्यों अपना मुंह खराब करें? खैर, मीरा शांति से रहती, बच्चों को देखती, खिलाती। उसका पति काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहता था, तो वो कोशिश करती कि उसके बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। एक रोज सास कहती है, अरे सारा दिन बच्चों में लगी रहती है। पता है बेटा यहाँ नहीं रहता मेरा, लेकिन मजाल है कि ये मेरा ख्याल रख ले। माफ करिए माँ जी, वो मयंक को स्पीच थेरेपी दिलाने ले गई थी, मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। अरे चाय नहीं चाहिए, चाय पिला पिला कर मार दे तू। तेरे बाप ने बोला था कि शादी के वक्त 2 लाख देने के लिए, अभी तक 1 लाख दिए हैं, बाकी के पैसा कब देगा? बच्चे हो गए लेकिन दहेज पूरा नहीं दिया। माँ जी, वो पैसे उन्होंने मयंक के पापा को बिजनेस लगाने में जो मदद की थी ना, उसमें दे दिए थे। अरे वाह जी वाह, उसमें तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग से पैसे थे। तू रोज खाती है पीती है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? और ये तेरे बच्चे। तभी मीरा को गुस्सा आ जाता है। वो सास को आंख दिखाती है और सास कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां मीरा की दोस्त आ जाती है। क्या कह रही थी? कौन से पैसे ले लिए तेरे पापा ने? मीरा मुस्कुरा देती है। अरे वो पुराने लोग हैं ना, अपने तरीके से सोचते समझते हैं, छोड़ ना। और बता कैसे आना हुआ? अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी सास होती ना तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि देखती ही रह जाती। मीरा मुस्कुरा देती है। मीरा सारा दिन घर का काम करती, शाम को तमन्ना के साथ अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाती, जहां दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेलते। अच्छा तमन्ना, मैं कुछ दिन बिजी रहूंगी, हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो अगर मैं ना आ सकूं तो तुम आ जाना बिना कुछ सोचे। मीरा घर आ जाती है जहां पति पहले से ही मौजूद होता है। तो मोहतरमा, वक्त मिल गया पति के लिए? अरे आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन सरप्राइज देने की सोचा तुमको। कहाँ गए थे बच्चों के साथ? अरे बस पार्क तक गई थी, बच्चों को खिलाने के लिए। वैसे अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया होता तो मैं कुछ स्पेशल बनाती आपके लिए। अरे तुम्हारे हाथ की तो सिंपल दाल भी स्पेशल होती है। कुछ भी बना लो मीरा। मीरा का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे समझता था, लेकिन कभी कभी उस पर गुस्सा भी हो जाता था। अरे घर पर कोई है? कहाँ है मीरा? तभी तमन्ना के कान में मीरा के पति की आवाज आती है। यार बच्चे बच्चे, हमेशा तुम्हारा ध्यान बच्चों पर रहता है। चलो ठीक भी है, लेकिन मेरा भी तो सोचो। तुम्हें कौन सी शर्ट साफ करने को कहा था और तुमने कौन सी कर दी? यार पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। जरा सी भी स्मार्टनेस नाम की चीज नहीं है, न बोलना आता है न समझना। मुझे आपने सफेद शर्ट साफ करने को कहा था,
ये सफेद ही तो है। अरे पागल औरत, मुंह से सफेद निकल गया होगा, ये नीली करनी थी। लेकिन तुम खुद की अकल लगाओ तब ना पता चले कि कौन सी करनी है। तमन्ना बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी, लेकिन अगले रोज पार्क में। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने पति से लड़ो या उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अपनी बात रखना तो सीखो। जमाना ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कुछ भी सुना दे और अगला चुप रहे। चुप रहना ठीक है, लेकिन एक लेवल तक। मैं समझ रही हूँ तमन्ना, लेकिन मेरा नेचर कभी रहा ही नहीं। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, लगता है गलती कहाँ है, पर समझ में ही नहीं आता कि बोलूं क्या। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन मीरा के घर में बैठ तमन्ना और मीरा चाय पी रहे होते हैं कि वहां मीरा का बेटा रोते हुए आता है। मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा? बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो सिसकियां भर रहा होता है। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। तभी पीछे से मीरा की बेटी भी आ जाती है। क्या हुआ भाई को बेटा? माँ, नीचे एक अंकल ने उसकी हंसी उड़ाई, उसे तोतला बोला। मीरा को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो दौड़कर पार्क में बेटी के साथ जाती है। तमन्ना भी मीरा के पीछे जाती है। कौन थे अंकल? हाँ, वो लाल शर्ट वाले। क्या आपने मेरे बेटे को तोतला बोला? हाँ, क्योंकि वो तोतला रहा था। तोतला कहेगा। मीरा गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मजाक समझा है क्या? किसी बच्चे के तोतलेपन को दूर करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है। मैं रोज उसे सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित करती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, उसे भी चुप करा दिया आपने। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। आपका बच्चा होता तो क्या उसका भी आप ऐसे ही मजाक उड़ाते? देख लीजिए मिस्टर, साफ बता दे रही हूँ, भूल से भी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तमन्ना दूर खड़ी मीरा का ये रूप देख रही होती है। वो समझ जाती है कि एक औरत के अंदर की शेरनी तभी जगती है जब उसके बच्चे को कुछ कहा जाए। लीला जी अपनी बहू को आज फिर आंगन में खड़े होकर डांट रही हैं। अरे क्यों री? सिया तुझे मना किया है ना, मिसेस गुप्ता से बात मत किया कर। तू बच्ची है, अभी तुझे नहीं पता कि किससे कैसी बातें करनी है। वो मिसेस गुप्ता इधर की बात उधर करने में 2 मिनट भी नहीं लगाती। चुगलखोर कहीं की, तेरी बचकानी बातें 2 की 4 बनाकर सबको सुनाती फिरेगी। इतने में बाबूजी भी आ जाते हैं आंगन में। तो चिल्ला क्यों रही हो? बहुत समझदार है, जानती है सब, कैसे किससे क्या बात करनी है। अरे तुम्हें नहीं पता कुछ। सुनते सुनते सिया जाती है और किचन से मेज पर लाकर नाश्ता लगाने लगती है। नाश्ता देखकर लीला जी फिर सुनाने लगती हैं। अरे फिर बना लिए ये नूडल्स और पास्ता। अरे तू बच्ची है बहू, पूरी बच्ची है, तुझे यही बच्चों वाली चीजें ही पसंद आती है। बाबूजी वही नाश्ता देखकर खुश हो जाते हैं और झट से बैठकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन शाम के वक्त सिया छत से कपड़े लाकर कुर्सी पर रखकर पड़ोस वाली मीरा आंटी की आवाज सुनकर उनसे तड़का लगाने के लिए मीठा नीम लेने चली जाती है, क्योंकि लीला जी को करी में मीठे नीम का तड़का बहुत पसंद है। पर कपड़े कुर्सी पर देख लीला जी को मौका मिल जाता है असली तड़का लगाने का। सिया के वापस आते ही लीला जी फिर से शुरू हो जाती हैं। अरे कपड़े तय करके रखे जाते हैं और यहाँ हमारी बच्ची ने कुर्सी पर रख दिए। सब काम करने हैं पर बच्चों जैसे आधे अधूरे। पर माँ जी। अरे क्या हर वक्त बच्चों की तरह कभी मीरा के यहाँ कभी मिसेस गुप्ता के यहाँ घूमती रहती है? सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं तो माँ जी की पसंद का ख्याल रखकर ही मीरा आंटी के यहाँ गई थी। हर काम में हर जगह माँ जी को तो मैं बच्ची ही लगती हूँ। कब से सुन रही हूँ यही सब।
लगता है माँ जी को पता नहीं है बच्चे होते कैसे हैं। बताना पड़ेगा। अगले दिन लीला जी का बर्थडे है और 60 साल की लीला जी बर्थडे पार्टी के लिए बड़ी उत्साहित है। अरे शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, सब मेहमान आ रहे हैं। सिया, उसके लिए बड़ों की तरह तैयार होना। बच्ची तो तुम हो ही। बहुत अच्छे से सजूंगी माँ जी, बहुत अच्छे से। शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है और सजी सवरी लीला जी बाबूजी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं। कुछ देर में सिया भी आ जाती है और सभी लोग सिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या हुलिया बनाया है तूने? माँ जी, मैंने तो 2 टोटी बनाई, अच्छी लग रही है ना? अरे सिया, जाकर एक चोटी बनाकर आ, सब देख रहे हैं, हंसेंगे ना मुझ पर। मुझे डांटा माँ जी ने। बाबूजी देखो ना, मुझे डांटा। बाबूजी फोन पर बात करने का नाटक करके वहां से चले जाते हैं। लीला जी बहू से सबका ध्यान हटाने के लिए केक कट करने की बात करती हैं। अब आइए ना, केक कट करते हैं, आइए आइए सब। सब लोग केक की चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर सिया आती है। साइड 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 साइड, अंकल साइड, पी 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 पी। सिया जोर से तालियां बजाने लगती है और लीला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये माँ जी का हैप्पी बर्थडे केक मिलेगा। आंटी, आपको भी मिलेगा ऐसे। क्या देख रही हो? अरे सिया, भगवान के लिए चुप हो जा। क्यों? आज भगवान का भी बर्थडे है क्या? बाबूजी हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर देते हैं और लीला जी केक कट करती हैं। सिया झट से केक का पीस उठाकर लीला जी के चेहरे पर लगा देती है। हैप्पी बर्थडे माँ जी। माँ जी भूत बन गई। देखो सब देखो तो भूतनी। टमाटर डाल भूतनी। लीला जी पर सब हंसने लगते हैं और वो भागकर मुंह धोने चली जाती हैं। जब लीला जी वापस आती हैं तो सिया को फ्लोर पर लेटा हुआ पाती हैं। अरे सिया, क्या कर रही हो तुम ऐसे? इतनी देर में गाना बजने लगता है और सिया डांस करने लगती है। लीला जी जैसे तैसे सिया को उठाती हैं और साइड में ले जाती हैं। अरे सिया, सबके सामने ये क्या लगा रखा है तुमने? माँ जी, पाउडर, काजल, देखा मैं सुंदर। ये बोलकर सिया वहां से भागकर मिसेस गुप्ता के पास पहुंच जाती हैं। आंटी आंटी, आप मिसेस गुप्ता हो ना? माँ जी बोलती है आपको इधर उधर सुनाना बहुत पसंद है। मेरे को भी पोएम सुनाने की है। लकड़ी की काठी, टाटे पे गोला। अरे लीला, क्या है ये? इसलिए बुलाया क्या तुमने हमें? इतने में सिया शर्मा अंकल के पास पहुंच जाती है। अंकल, आपके पेट को क्या हुआ? ये तो ढोलक के जैसा फूल गया है। आपके पेट में बेबी है क्या? टपक टप टप, मस्त ढोल बजेगा। शर्मा जी ये सुनकर वहां से चले जाते हैं और सिया खाने की मेज पर बैठे मेहमानों के पास पहुंच जाती है और सबकी प्लेट से खाने लगती है। आंटी, मेरे को गुलाब जामुन खाना है, लेकर आओ ना। तब से खा लियो, जाओ कुत्ती। इतने में सिया को एक बच्चे के पास टेडी बेयर दिख जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। टॉय टॉय, मेरे को भी चाहिए। सिया जाकर उस बच्चे का टेडी बेयर खींचने लगती है और लेकर भाग जाती है। सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं और लीला जी की इस शैतान बच्ची बहू से तंग आकर आधी पार्टी से ही चले जाते हैं। बस
फिर पार्टी में बचते हैं सिया, लीला जी और बाबूजी। अरे बहू, हो गया या बाकी है कुछ? क्यों माँ जी, मैं तो बच्ची हूँ ना, आप ही तो बोलती है माँ जी। अरे समझ गई मैं, कोई बच्ची नहीं हो तुम। बड़ी समझदारी से ये समझाया है तुमने मुझे। सिया बाबूजी को हाई फाइव देती है और इतने में सिया के हस्बैंड श्याम आ जाते हैं और तीनों साथ में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे सासू माँ, बुढ़ापे में भी लोग बच्चे जैसी ही हो जाते हैं ना, तो आप कितने साल की बच्ची हो गई? आला तो पता ले, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। बहू का नेग। शीना को उसके ससुराल वालों ने एक शादी में पसंद कर लिया था। अरे वो लड़की तो बड़ी प्यारी है, मेरे बेटे अमन के लिए बात चलाओ ना। बस फिर क्या था, किसी रिश्तेदार के दखल से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शीना की सास पारुल और उसकी देवरानी आसपास ही रहते थे। शादी के बाद शीना कहती है, सुनिए जी, ये चौका छूने की क्या रस्म होती है, जानते हैं क्या आप? अरे नहीं यार, हाँ पर मम्मी को चाची से बोलते सुना था कि आज तुमको किचन की जिम्मेदारी देंगे, तो वो लोग आ रहे हैं खाना खाने हमारे घर। हे भगवान, ये कैसी रस्म है? साड़ी पहनकर किचन में खाना बनाना, ये तो कंप्यूटर की कोड को डिकोड करने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे चिंता क्यों करती हो, माँ है ना, सब संभाल लेंगी, वो बहुत समझदार है। शीना को भी पति की बात ठीक लगती है। वहीं घर पर शीना की चाची सास, ससुर और उनकी बहू खाने पर पहुंचते हैं। शीना की चाची सास उसकी सास से कहती है, अरे कहाँ है दीदी, आप अभी भी किचन में हैं क्या? रस्म बहू की है या आपकी? चाची की बहू कहती है, और हमारी चौका छूने की रस्म थी तो हम तो सुबह 4 बजे ही किचन में पहुंच गए थे। अरे तेरी ताई ने सर पर चढ़ा रखा है बहू को। शीना सबकी बात सुने बगैर सामने आती है। अरे आज तो तेरी चौका छूने की रस्म थी ना, तुम ही देर से आई हो। वो चाची, मुझे ना साड़ी बांधने में देर हो गई। तो वक्त से उठा करो ना, पता है जब नई शादी है, रस्में होनी है, तो फिर थोड़ा कम आराम कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। शीना की सास को बहुत बुरा लगता है कि चाची उसकी बहू से ऐसे बात कर रही है। अरे शीना, चलो किचन में, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो, मैंने सब बनाकर यहाँ रख दिया है, तुम्हें सिर्फ हलवा बनाना है, उसकी भी पूरी तैयारी कर दी है बेटा। बस किशमिश डालकर हलवा में मिलाकर लेकर आ जाना। बस फिर क्या था, एक एक कर शीना सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे बहू ने इतना सब बना दिया, वाह जी वाह। तभी शीना बोल देती है, नहीं नहीं चाची, ये सब तो माँ ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे टेबल पर लगाया है। वो साड़ी पहनकर काम करना अभी थोड़ा मुश्किल होगा ना। चाची सास तो सुनकर मानो बिफर ही जाती है। ये क्या बात हुई दीदी? मैं जब शादी कर कर आई थी तो आप बड़ी थी, पर किचन में ना आप आई और ना माँ जी। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहू थी और मुझे सास के हिसाब से काम करना था, लेकिन अब मैं सास हूं तो मैं बहू को वैसे ही बनाऊंगी ना, जैसा कभी मैं बनना चाहती थी। खैर, चाची सास खाना खाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद, अरे शीना, ये क्या पहन रखा है? हे भगवान, इस परिवार में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ छोटी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? इसने पहना क्या है? अरे दीदी, क्यों इतनी छूट दे रही हो? शीना जो कि सलवार सूट पहने खड़ी थी, चाची के गुस्से को देखते ही अंदर चली जाती है। देख छोटी, हम दोनों को आज की बहुओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो दौर अलग था, आज का वक्त अलग है। देखिए दीदी, ये तो परंपरा है, हमारी सास ने हमें दी और आगे हमें अपनी बहुओं को देना है।
ये क्या लगा रखा है आपने? आप तो पूरी संस्कृति ही खराब कर रही हैं। ये बोलकर चाची सास वहां से चली जाती हैं। शीना की सास चाची की बात से परेशान होकर रोने लगती है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, फिर तुम्हारी देवरानी तुमको ताने देकर चली गई है क्या? हाँ, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पर मुझे तो बहू के सूट पहनने में कुछ गलत नहीं लगता। अरे लोगों की बहुएं तो न जाने क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। मैं तो उसे भी बुरा नहीं मानती। ये क्या मेरी गलती है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने किए फैसले का सम्मान करो। ठीक है सब। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर आता है शीना का पहला करवा चौथ। अरे शीना बेटा, यह त्योहार हमारे घर में बहुत मायने रखता है। तुम शाम की पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। और सुनो, चाची सास और उनकी बहू भी यहाँ आएंगी पूजा के लिए, तो खाना भी बनाना है, वो मैं बना लेती हूँ। तुम बस आज के दिन साड़ी पहनना बेटा। शीना समझ नहीं पाती है कि चाची सास के आने पर उसकी सास उसे साड़ी पहनने को क्यों बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप उसकी चिंता ना करिए, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया है। शीना की सास उसकी बात पर खुश हो जाती है। छोटी को पता न चले कि मेरी बहू घर में सूट पहनती है, तो मैंने आज साड़ी पहनने को बोल दिया। क्यों लोगों को बिना वजह बात बनाने का मौका दे। शाम को सब पूजा पाठ करके बैठे होते हैं कि चाची सास की बहू चाची सास से कहती है, माँ जी, आज के दिन तो आप लोगों के घर बहुओं को नेक दिया जाता है ना? हाँ हाँ बहू, बोलना, तुझे तेरी सास से क्या चाहिए? हाँ शीना बेटा, तू भी बता दे कि तुझे क्या चाहिए। मम्मी जी, मुझे ना आपका वो रानी हार चाहिए जो आपने अभी पहना है। चाची सास थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ हाँ ले लेना, सब तेरा ही तो है। तुझे कौन सा हार चाहिए बहू? माँ जी, मुझे नेक में आपसे परमिशन चाहिए कि आप मुझे नौकरी की इजाजत दें। आप तो जानती हैं कि मैं और ये एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में साथ में थे, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। वाह जी वाह, ये भी सुनना बाकी रह गया था। इस खानदान की बहू नौकरी करने बाहर जाएगी। और मैं भी तो इंटर पास हूँ, पूरे 2nd डिवीजन, लेकिन कभी मजाल है कि नौकरी की बात की हो। पर दीदी, मैंने MBA किया है, वो भी बड़े संस्थान से। तभी शीना का पति और ससुर भी वहां आ जाते हैं। देखो बेटा, मैं वही सोच रहा था कि तुम नौकरी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही हो। मुझे लगा शायद तुम नौकरी करना नहीं चाहती हो। नहीं पापा, वो तो हमेशा से ही कुछ नाम कमाना चाहती है। अपने माता पिता को भी इसने कहा था कि वो आप लोगों को अपनी तरह से समझ लेगी। सास को शांत दिखकर शीना कहती है, मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ, घर का सारा काम करके ही ऑफिस जाऊंगी। खाना पीना किसी भी चीज के लिए घर वालों को परेशानी नहीं होने दूंगी। वक्त से पहले उठूंगी और काम वाली को भी हटवा दूंगी। शीना की बात सुनकर सास हंस पड़ती है। अरे शीना, ये ज्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल काम करो बेटा, पढ़ी लिखी हो, नौकरी में अच्छा कर सकती हो। जरूर बेटा, दिया तुम्हें तुम्हारा नेग। हाँ, पुरानी परंपरा जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, कभी कभी बदलाव लाना भी जरूरी होता है, जिसे देर से ही सही लेकिन समाज अपना ही लेता है। बहू के पलटते ढंग। पुणे में रहने वाली शीना की ससुराल में सिर्फ 3 लोग थे। इस वजह से घर में ज्यादा काम नहीं होता था, तो वो दोपहर तक अपना सारा काम खत्म कर लेती थी। लेकिन उसके बाद वो बोर हो जाती। इस वजह से उसने शिनचैन कार्टून देखना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे उसके व्यवहार पर इतना इफेक्ट करता गया कि वो खुद भी शिनचैन जैसी ही बातें करने लगती है। एक रात डिनर करते हुए, अरे बहू, जरा अचार तो देना। ओहो ससुमा, आपसे इतना काम भी नहीं होता, इस तरह तो आप जल्दी जल्दी बुढ़िया हो जाओगी। अरे शीना, ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ये शीना का शिनचैन स्टाइल है।
ऐसा बोलकर शीना वहां से चली जाती है। अगली सुबह शीना सबके उठने से पहले ही घर का काम खत्म करके कार्टून देखने बैठ जाती है। अरे वाह बहू, कमाल ही कर दिया, इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। बस भी कीजिए, अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। ओफो, तुम और तुम्हारे शिनचैन का भूत, जाने कब नॉर्मल इंसान की तरह बात करोगी। मॉम, आप तो बस मुझसे जलती रहती हैं। आपको क्या पता मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है। अच्छा छोड़िए, अब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ, तो ये है तुम्हारी मुश्किल लाइफ। शीना शॉपिंग करने मार्केट पहुंच जाती है, जहां उसे जय के ऑफिस की एक लड़की मिलती है। हेलो, आप जय की वाइफ है ना? हेलो, मेरा नाम शीना है। मैं 26 साल की हूँ और मुझे शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर शिमला जा सकती हूँ। हाँ। शीना की बात सुनकर लड़की आगे कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। कमाल है, आजकल के बच्चों को इंटेलिजेंट लोगों से बात करना आता ही नहीं। शीना शॉपिंग करके घर वापस आती है, जहां सास और जय साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मैं कितने मतलबी लोगों के बीच रह रही हूँ। एक छोटी प्यारी बच्ची के बारे में सोचे बिना सब आइसक्रीम खाने बैठ गए। अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी है, खा लो। आइसक्रीम, मैं आ रही हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं। अभी तक तो घर में सारे लोग शीना की हरकतों से परेशान हो चुके होते हैं। एक शाम उनके घर पड़ोस के अंकल आते हैं, जिन्हें देखते ही शीना बोल पड़ती है। हेलो अंकल, आज आप यहाँ? ये कह रही है आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। ऐसा बोलकर शीना की सास उसे लेकर रसोई में चली जाती है। अरे वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, उनकी इंसल्ट तो मत करो। आपको तो बस अपनी ही खुशी दिखाई देती है। शीना के ऐसे बोलने पर सास हैरान रह जाती है और शीना बाहर आकर अंकल से कहती है। तो अंकल, आज आप क्या लेने आए हैं, या फिर बस सासू माँ को देखने का बहाना चाहिए? वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, पूरा समय मुझे डांटती रहती है और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। अंकल हैरानी से उसकी ओर देख रहे हैं। तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे शीना, इतना झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हें खाना नहीं दिया? अरे ऐसा बोलोगी तो तुम्हें आज रात का खाना सच में नहीं मिलेगा। देखा, मैंने कहा था ना, बच्ची पर जुल्म करती है। आप मुझे अपने घर ले चलो अंकल। इस तरह दोनों सास बहू में तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देख अंकल तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों चुप ही नहीं होती। रात को जय के घर वापस आने पर सास उसे शीना की सारी बात बताते हुए कहती है। अरे इसके सर से कार्टून का भूत तो उतारना ही पड़ेगा। मौका या वक्त कुछ देखती ही नहीं, बस बकवास शुरू कर देती है। बात तो आपकी सही है, पर क्या करेंगे? अरे कार्टून देखकर ऐसी बनी है तो इसकी कार्टून ही बंद कर दो। हाँ, कार्टून बंद करके कुछ समझदारी वाली चीजें दिखाते हैं। जियोग्राफी दिखाना शुरू कर दो ना, क्या पता कुछ अकल आ जाए। हाँ, नाइस आइडिया माँ। इस पर जय केबल टीवी पर ज्योग्राफी छोड़कर बाकी सारी चैनल बंद करवा देता है, पर शीना भी किसी से कम नहीं होती। ओहो पतिदेव, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। शीना मोबाइल पर YouTube ऑन करके उस पर शिनचैन देखने लगती है। शीना की इस स्मार्टनेस को देखकर जय तो बेचारा सर खुजलाता ही रह जाता है। हमने इसे जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब क्या करें माँ? अरे इंटरनेट बंद करवा दे बेटा। शीना को कार्टून की दुनिया से बाहर निकाल वापस इंसान बनाने के लिए अब जय इंटरनेट भी बंद करा देता है, जिससे शीना परेशान हो जाती है। सब मेरी खुशी से जलते हैं, पर अब क्या करूं? शीना सोच में पड़ जाती है, लेकिन कोई आइडिया नहीं मिलता, जिस पर मजबूरी में वो ज्योग्राफी देखना शुरू कर देती है। हाँ, लगता है अब कुछ ही दिनों में इसके सिर से शिनचैन का भूत उतर ही जाएगा। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है। दिन बीतते हैं और घर में सब शीना के बोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन शीना टीवी में ऐसी खो जाती है
कि उससे पूछे सवालों का हाँ या ना के अलावा और कुछ जवाब ही नहीं देती। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाता है तो सब्र का बांध तोड़ते हुए जय टीवी बंद कर खुद ही शीना से बात करने बैठ जाता है। क्या बात है शीना, पहले तुम ज्योग्राफी देखने को तैयार नहीं थी और जब देखने बैठी तो इसके आगे किसी चीज की कोई सूध ही नहीं, ना किसी से बात करनी, ना घर का कोई काम। अरे माँ कब तक अकेले सब कुछ संभालेंगी? अभी भी तुम्हारे सर से शिनचैन का भूत उतरा कि नहीं? जब मादा भालू नर भालू से बात नहीं करती तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिल्कुल यही हरकत करते हैं। तुम नर भालू हो। शीना के ऐसा बोलते ही जय और उसकी मम्मी एक दूसरे की तरफ देख सर पकड़कर बैठ जाते हैं। बचत वाली बहू। बचत करना और पैसों को बुरे वक्त के लिए जमा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे किस हद तक करना है ये सोचने वाली बात है। शिल्पी पड़ोसी शिखा के घर पर है। आय हाय, कितना ठंडा ड्राइंग रूम है तुम लोगों का। मैं तो यहीं दरी बिछाकर लेट रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाए फिर ही जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ शिल्पी, क्यों नहीं, आराम करो। सब ठीक तो है ना? तुम लोगों के घर का एसी नहीं चल रहा है क्या? अरे नहीं चल रहा है, बस घर में अकेले मन नहीं लगता। बच्चे नहीं है ना, और ये तो गए हैं ऑफिस। खैर, ये शिल्पी का काम था, जहाँ से जितना बच जाए बचा लेती। महीने के अंतिम दिन, वाह, इस बार की गर्मी में 2000 रुपए कम आए हैं। तभी बेटा आता है। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये पीठ पे देखो ना, छोटे छोटे दाने भी हो गए। अरे इसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलो। ये क्या हो रहा है, घमोरी क्यों हो रही है? और पेट में दर्द भी तो सही बात नहीं है। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बच्चे को देखता है और दवा लिख कर देता है। देखिए, इसे गर्मी से बचाइए। आप लोग तो अच्छे पैसे वाले लगते हैं, घर में ऐसी नहीं है क्या? बच्चे को गर्मी से एलर्जी है। खैर, निकालिए 5000 रुपये और ये दवाई लीजिए। घर आकर शिल्पी को 5000 रुपये खर्च हो जाने की टेंशन हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जो पैसे डॉक्टर के क्लिनिक में लग गए उससे कैसे वापस रिकवर किया जाए। फाइनली, चलो जरा बाजार में जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर आती हूँ, राशन भी खत्म हो रहा है। भैया, ये चावल कैसे किलो है? मैडम, ये 40 रुपए, ये 50 और ये 70 वाला। अरे बहुत महंगे से हैं, कोई सस्ता सा दिखाओ ना। अरे बस यही है जो है। तभी शिल्पी की नजर पास के बोरे में जाती है, जहाँ कुछ चावल पड़े होते हैं। और ये वाला चावल, ये चावल कैसे दे रहे हो? अरे ये तो 10 रुपए किलो है, पास के गांव के लोग ले जाते हैं, साफ करके जानवरों को खिलाते हैं। ये कीड़े लगे हैं ना, ऊपर से गीले भी हैं और छोटे टुकड़े भी हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पैक कर दो 5 किलो। दुकानदार करता भी क्या, लाख समझाने पर भी जब शिल्पी नहीं मानी तो उसने वही चावल पैक कर दिया। ओहो, चावल तो सच्ची बहुत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको ठीक कर देती हूँ। शाम को पति घर आता है। अरे ये कैसे चावल है यार, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है और पता नहीं क्यों खट्टे भी लग रहे हैं। वो ना चावल थोड़े सस्ते वाले हैं, वैसे सबने खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको ही पता नहीं सब क्यों खराब लगता है। पति कुछ नहीं कहता, वो भी खा पीकर सो जाता है। लेकिन अचानक, हे भगवान, पेट में दर्द हो रहा है। शिल्पी, क्या हो रहा है? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। पति फिर उसी डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। लगता है आप लोगों ने एसी चलाना शुरू नहीं किया। खैर, आइए टेस्ट करते हैं। फिलहाल तो 10,000 देकर आप भर्ती हो जाइए। पति अस्पताल में भर्ती हो जाता है और उसके सारे टेस्ट होते हैं। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब पति घर आता है तो वो शिल्पी पर जोर से चिल्लाता है। तुमने जो चावल खिलाए थे वो फंगस लगे हुए थे। तुम जानती हो, ऐसा चावल तो जानवरों को भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो जानवरों के लिए ही थे, 10 रुपए किलो। वाह शिल्पी वाह, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 10,000 लगवा दिए। अरे डॉक्टरों को पैसा देने से अच्छा है कि खुद अच्छा खाओ। एक दिन शिल्पी सब्जी लेने जाती है। अरे ये टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला, जो कि शिल्पी को पहले से ही जानता था। अरे मैडम, आपका ही इंतजार कर रहे थे।
ये लीजिए आपकी सब्जी पूरी पैक करके रखे है। ये लीजिए आपकी सब्जी का थैला। अरे वाह, कितना दे दूं? अरे देख लीजिए, जो मन करे दे दीजिए। आप नहीं लेती तो मैं उस गाय भैंस को ही दे देता। शिल्पी पर्स से 20 रुपए निकाल कर दे देती है। खुशी खुशी घर आती है और फ्रीज में सारी सब्जियां रख देती है। पति रात को पानी लेने के लिए फ्रिज खोलता है। ओह छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। देखो तो कहाँ से आ रही है। वो जैसे ही सब्जियों का पैनल खोलता है और सब्जियां बाहर निकालता है। शिल्पी, ये कैसी सब्जी है? खराब हो रही है, लगता है काफी दिनों से पड़ी है। फेंको इसे। ओ भगवान, ये कैसे खराब हो सकती है? मैं तो आज ही लेकर आई हूँ। जरूर तुमने पैसे बचाने के लिए सस्ते दामों में खरीदी होगी, है ना? आपको कैसे पता? अरे अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। आज के बाद घर के खाने पीने का सामान तुम नहीं लाओगी। अब क्या था, बेचारी शिल्पी को समझ में ही नहीं आता कि वो कहाँ से कैसे पैसे बचाएगी। फिर एक दिन, शिल्पी, वो मेरे ऑफिस के कलीग है ना, उसके घर पार्टी है। हम लोगों को भी बुलाया है, साथ चलेंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई साड़ी है ही नहीं। अरे तो जाकर ले आओ ना, बाजार कौन सा दूर है। शिल्पी बाजार जाकर साड़ी ले आती है, लेकिन साड़ी होती है बहुत सस्ती। इतनी सस्ती कि शिल्पी जब उसे पहनकर तैयार होती है और पति के सामने आती है। अरे यार, तैयार क्यों नहीं हो रही हो? जानती हो ना समय पर पहुंचना है। जल्दी जाओ, चेंज करके आओ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मजाक करना कोई आपसे सीखे। अरे नई साड़ी तो पहनी है मैंने। खैर, दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ एक काम वाली शिल्पी के पास आती है। मैडम, ये जो हाथ में झूठा ग्लास है ना, दे दो, बर्तन धोने के लिए ले जा रही हूँ। अरे शिल्पी, आपकी और इस काम वाली की साड़ी तो बिल्कुल एक जैसी है। नहीं नहीं, मेरी साड़ी का कपड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ये वाली भी मिल रही थी लेकिन मैंने ली ही नहीं। क्या फायदा, हल्का कपड़ा जल्दी फट जाता है। ये वाली तो कुछ ज्यादा ही सस्ती है। सभी काम वाली की बात सुनकर शिल्पी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दूर खड़ा शिल्पी का पति सबको हंसते हुए देख रहा होता है और काम वाली की साड़ी शिल्पी की साड़ी जैसी ही दिखती है, ये भी देखता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों घर आते हैं। मैंने क्या कर दिया? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जरा से पैसे बचाने के चक्कर में कितनी बेइज्जती करवा ली। आज के बाद कभी कंजूसी नहीं करूंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। फैशनेबल बहू, संस्कारी ननद। शोभा की इकलौती बेटी साहिल ने एक फैशनेबल लड़की विभा से लव मैरिज कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ ने दोनों को देखा तो बोलने लगी, अरे साहिल, ये किस नाटक वाले को ले आया तू? और इसने ये इतने छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, ये नाटक वाली नहीं, आपकी बहू है। मैंने इससे शादी कर ली है। विभा, माँ के पैर छुओ। कम ऑन साहिल, मैं किसी के पैर नहीं छू सकती। विभा, ये हमारा कल्चर है, घर के बड़ों के पैर छूते हैं। ओके साहिल। विभा जैसे ही शोभा के पैर छूने के लिए झुकी तो शोभा ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। न जाने कहाँ से इसे उठा लाया है। तेरे लिए लड़कियों की कमी थी क्या, जो ऐसी लड़की को ले आया? हमारे घर के संस्कारों के बारे में तो सोच लेता, लोग क्या कहेंगे। माँ, आप भी कैसे पुराने जमाने की बात कर रही हो? आप कपड़ों और भाषा से किसी के संस्कारों को जज नहीं कर सकती। साहिल ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहाँ कुछ मानने वाली थी। शोभा अपनी बहू के कपड़ों और स्टाइल की वजह से हमेशा उसके कैरेक्टर पर टिप्पणी करती रहती। एक दिन विभा अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाई। गुड मॉर्निंग मॉम, ये आपकी टी। ऐ छोरी, तुझ में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? गुड मॉर्निंग ना बोला कर मुझे। हमारे यहाँ बहुएं पैर छूती है और तूने ये कैसे कपड़े पहने? देख जरा मेरी बेटी रानी को, सीधे सादे कपड़े पहनती है वो। मॉम, आपकी बेटी को फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसी तो आप तंबू भी दे देंगी ना तो वो तंबू भी पहन लेंगी। देखो माँ, भाभी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रानी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मगर जरा देखो खुद को, कैसी लग रही हो। तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। कुछ तो लड़कियों वाली हरकतें किया करो। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, सब सिखा दूंगी।
इतना कहकर विभा वहां से चली जाती है और रानी सोचने लगती है, भाभी आपने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं कैसे आपको इस घर से बाहर निकालती हूँ। अब रानी हर समय अपनी भाभी की कमियां ढूंढने में लगी रहती। रानी की माँ तो विभा से नफरत करती ही थी, लेकिन घर से निकालने के लिए जरूरी था कि साहिल भी विभा से नफरत करे। एक दिन घर में पूजा हो रही थी। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हुए, लेकिन विभा नहीं हुई। जब पूजा खत्म हुई तो रानी ने कहा, भैया माना कि भाभी फैशनेबल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भगवान में बिल्कुल आस्था ना रखे। उन्हें पूजा में तो आना चाहिए था ना। हाँ बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, अब अपनी मॉडल बहू को घर के तौर तरीके तो सिखा दे। अपनी बहन और माँ की बात सुनकर साहिल विभा के पास गया और उससे कहने लगा, विभा, आज घर में पूजा थी, तुम क्यों नहीं आई पूजा में? पता है लोग कितनी बातें बना रहे थे। माय डियर हस्बैंड, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरूरी नहीं कि भगवान को खुश करने के लिए पूजा में शामिल होना पड़े। जब भगवान को दिल से याद कर लो ना तो बस उसी समय होगी उनकी पूजा। विभा, तुम शब्दों के जाल में मुझे मत फंसाओ। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीजों को नहीं मानती, लेकिन तुम माँ की खुशी के लिए ही चली जाती। कम ऑन डार्लिंग, तुम तो छोटी सी बात को खींच रहे हो। मुझे पूजा में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं पूजा के बारे में। अगर माँ या रानी बता देती तो मैं चली जाती। इसी तरह दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही। अब विभा की ननद और सास किसी न किसी बात पर दोनों का झगड़ा करवाती रहती। जो भी शोभा के घर आता तो वो उसके सामने अपनी बेटी और बहू की तुलना करती। एक दिन उनके घर पर उनकी पड़ोसन आई। शोभा बहन कैसी हो? कहाँ है आपकी फिरंगी बहू? अरे घूम रही होगी आधे कपड़े पहनकर कहीं। जब से आई है जीना हराम कर दिया है। शोभा बहन, वैसे जो भी हो, आपके बेटे साहिल ने ऐसी लड़के से शादी करके सही नहीं किया। आपके घर में सब कितने संस्कारी हैं। आपने अपनी खुद की बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है, और आपकी बहू, उसके तो पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं। हाँ बहन, बात तो सही कह रही हो। एक मेरी बहू है जिसे ना बात करने का तरीका आता है, ना कपड़े पहनने की तमीज है, और एक मेरी बेटी है, संस्कारी, सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। आप तो जल्द से जल्द बस अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू के चक्कर में आपकी बेटी से कोई शादी ही ना करे। पड़ोसन की बात शोभा के दिमाग में बैठ जाती है और वो रानी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन शोभा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, क्या हो गया है आपको? आप दिन भर अपने कमरे में लेटी क्यों रहती हो? अरे पता नहीं बेटी क्या हो गया है, कई दिन हो गए बुखार आ रहा है। मॉम, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे तो आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। ओ अंग्रेजन, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। माँ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। मैं अभी माँ को काढ़ा बना कर देती हूँ, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन रानी, डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके बता देगा कि मॉम का फीवर क्यों नहीं उतर रहा। इसी तरह कई दिन हो गए। शोभा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और रानी उन्हें डॉक्टर के पास जाने नहीं दे रही थी। एक दिन विभा रानी को बिना बताए शोभा को डॉक्टर के पास ले गई। शोभा को 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इसी बीच विभा ने अपनी सास की बहुत देखभाल की, लेकिन रानी एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आई। बहू, मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन रानी मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। डोंट वरी मॉम, घर में कोई नहीं है ना, तो वो घर में ही रहती है। अब डॉक्टर ने बोला है कि आप घर आ सकती हैं, तो आप ज्यादा सोचिए मत। अब शोभा को पहली बार अपनी बेटी और बहू के संस्कारों के बीच का अंतर पता चला। शोभा अपनी बहू को प्यार करने लगी। एक दिन शोभा ने विभा से कहा, बहू, आज शाम को लड़के वाले रानी को देखने आ रहे हैं। रानी और तुम बाजार चली जाओ, खाने का कुछ सामान और रानी के लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आना। माँ, मैं भाभी के साथ नहीं जाऊंगी। वो साड़ी दिलाने की जगह कोई स्कर्ट या जींस दिलाकर ले आएंगी। बहू, तू इसे साड़ी ही दिलाकर लाना, ठीक है? कि मॉम। रानी और विभा मार्केट के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था।
पूछने पर पता चला कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। विभा और रानी ने कार के पास जाकर देखा तो एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। विभा ने उस लड़की की मदद करना चाहा तो रानी ने उसे रोकते हुए कहा, भाभी ये क्या कर रही हो? जब कोई इसकी मदद नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? रानी ये क्या बोल रही हो तुम? अगर हमने इसकी हेल्प नहीं करी तो ये मर सकता है। लेकिन भाभी पुलिस का झंझट कौन संभालेगा? पुलिस उल्टा हमसे ही सवाल जवाब करेगी। वो सब बाद में देखेंगे, पहले इसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। विभा और रानी उस लड़के की जान बचा लेती हैं और उन्हें घर आने में देर हो जाती है। शोभा उनसे पूछती है, तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई आने में? देखो शाम होने वाली है, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। माँ, आपकी लाडली बहू की वजह से देर हो गई। मुझे आज पता चला भाभी को समाज सेवा का शौक भी है। रानी ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। शोभा ने बहू को डांटने की जगह उसकी तारीफ की। वो तीनों बात कर ही रहे थे तभी साहिल वहां आकर कहता है, माँ, जो लड़का रानी को देखने आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक तो है ना वो? हमें जल्दी उसे देखने जाना चाहिए। माँ, वो ठीक है, उसके घर वाले बता रहे थे कि 2 लड़कियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। अगर वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर जाते तो उसका बचना मुश्किल था। 2 लड़कियों ने? डार्लिंग, हमने भी आज एक लड़की का हॉस्पिटल पहुंचाया था। कहीं ये लड़का वही तो नहीं जो रानी से मिलने आ रहा था? सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो ये लड़का वही निकला जिसकी जान विभा और रानी ने बचाई थी। सब ने दोनों की बहुत तारीफ की। रानी ने अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। अगर आप ना होती तो मैं कभी भी किसी अनजान आदमी की मदद ना करती। डोंट क्राई डियर, हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए। साहिल दोनों की बात सुनकर कहता है, देखा रानी, मैं कहता था ना, संस्कार चरित्र में दिखाई देते हैं, कपड़ों और भाषा में नहीं। इसीलिए कभी किसी के कपड़े देखकर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहिए।